नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है सवाल इंडिया का में। इस वक्त आप एनडीटीवी इंडिया के साथ हैं। मेरा नाम है अंकित त्यागी। नीट परीक्षा में धांधली के आरोपों के बीच आज सुप्रीम कोर्ट ने नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी कि एनटीए को कड़ी फटकार लगाई। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर किसी की ओर से 0.001% भी लापरवाही हुई है तो उससे पूरी तरह से निपटा जाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बच्चों की ने परीक्षा की तैयारी की, हम उनकी मेहनत को भुला नहीं सकते। साथ ही एनटीए से यह भी कहा कि कल्पना कीजिए कि सिस्टम के साथ धोखाधड़ी करने वाले व्यक्ति डॉक्टर बन जाते हैं, वह समाज के लिए और भी ज्यादा खतरनाक होगा। सुप्रीम कोर्ट ने आज इस अहम सुनवाई के दौरान केंद्र और एनटीए को नोटिस भेजा। 2 हफ्ते में जवाब दाखिल करने के निर्देश दिए। 8 जुलाई को तैयार होकर आए एनटीए, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने कहा। नीट यूजी के खिलाफ दायर याचिकाओं को विरोधी मुकदमे के रूप में ना लिया जाए। अगर परीक्षा आयोजित करने में कोई गलती हुई है तो उसे स्वीकार करें और सुधारें, सुप्रीम कोर्ट ने सख्त लहजे में आज कहा। वहीं नीट परीक्षा में धांधली के आरोपों पर राजनीति भी अब जबरदस्त हो रही है और जाहिर सी बात है कि जिन मुद्दों पर जनता पर, इतने सारे लोगों पर असर पड़ेगा वो राजनीतिक पार्टियां, खासतौर से विपक्ष, उठाएगा। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने ट्वीट कर कहा कि बिहार, गुजरात और हरियाणा में हुई गिरफ्तारियों से साफ है कि परीक्षा में योजनाबद्ध तरीके से संगठित भ्रष्टाचार हुआ है और ये भाजपा शासित राज्य पेपर लीक का एक जो एपिसेंटर है वो बन गए। हमारे न्यायपालिका में पेपर लीक के विरुद्ध सख्त कानून बनाकर युवाओं को भविष्य सुरक्षित करने की हमने गारंटी दी थी। विपक्ष की जिम्मेदारी निभाते हुए हम देश भर के युवाओं की आवाज सड़क से संसद तक मजबूती से उठाएंगे। वहीं बिहार से आने वाले मंत्री, केंद्रीय मंत्री जितिन राम मांझी ने कहा है कि बीजेपी कांग्रेस का मामला नहीं है, सरकार सख्ती से कार्रवाई कर रही है। भाजपा और कांग्रेस और महागठबंधन का मामला नहीं है। एक बात सही है कि नीट के परीक्षा में पेपर लीक हुआ है, उसके अलावा बिहार में भी कई जगह हुआ है, लेकिन उस पर सरकार बहुत सख्त हुई है और कार्रवाई कर रही है। आप देखते हैं कि जो उसमें लगे हुए हैं उसमें भी एजेंसी जांच कर रही है, उनके गार्जियन से भी बात कर रही है। तो कहने का मतलब है कि उसको इरिडिकेट करने के लिए, ख़त्म करने के लिए सरकार कटिबद्ध हो गई है और हम समझते हैं कि आगे अब इस प्रकार की बातें नहीं होंगी। तो इस पर जिस तरीके से अब आरोप प्रत्यारोप चल रहे हैं, संसद का जो सेशन है वो भी शुरू होने वाला है और उसमें एक बड़े मुद्दे के तौर पर ये जरूर उठाया जाएगा। एक ब्रेकिंग न्यूज़ इस वक्त आ रही है, आपको सीधे उस तक ले चलते हैं। पटना एयरपोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी दी गई है। पटना एयरपोर्ट पर सुरक्षा जो है इसके मद्देनजर बढ़ा दी गई। ये जो बॉम्ब थ्रेट है ये पटना एयरपोर्ट पर रिसीव हुआ है और इसके अभी और डिटेल्स जो हैं वो आने बचे हैं। पटना में जो एयरपोर्ट डायरेक्टर हैं उन्होंने ये जानकारी दी है कि पटना एयरपोर्ट को उड़ाने की धमकी एयरपोर्ट पर भेजी गई और इसके मद्देनजर अब सीआईएसएफ जो है वहां पर सुरक्षा के इंतजामों को और चाक चौबंद कर रही है। तो ये ब्रेकिंग न्यूज इस वक्त आ रही है। पटना एयरपोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी दी गई है। आपको ये भी बता दें कि पिछले कुछ दिनों में देश के अंदर कई इस तरह की जो घटनाएं हैं वो सामने आई। दिल्ली में और बाकी जो शहर है वहां पर स्कूलों को बम से उड़ाने की एक सुनियोजित धमकी के तौर पर कई सारे स्कूलों में भेजा गया। उसको लेकर काफी हड़कंप भी मचा। कई शहरों में इस तरीके की घटना को अंजाम दिया गया। उसकी इन्वेस्टिगेशन पुलिस अभी कर रही है और इसके बाद अब पटना एयरपोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी दी गई है, जिसके चलते पटना एयरपोर्ट में सुरक्षा का एक बार फिर से जायजा लिया जा रहा है और वहां पर सुरक्षा के इंतजाम और चाक चौबंद किए जा रहे हैं। चलिए, तो हम इससे पहले नीट पर बात कर रहे थे। सुप्रीम कोर्ट में जो हो रहा है उसका क्या असर पड़ेगा, आगे इसमें क्या संभावनाएं बन रही हैं, उस पर बात करने के लिए अभिषेक शर्मा साहब हमारे साथ जुड़ रहे हैं, शिक्षाविद हैं। अभिषेक जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। अभिषेक जी, मैं भी बताना चाहता हूँ, विद्या मंदिर क्लासेस जो हैं वहाँ पर अभिषेक जी सीईओ हैं। सर, सबसे पहले मैं आपसे समझना चाहता हूँ कि ये जो लगातार सुप्रीम कोर्ट में भी बात हो रही है, सड़क पर भी बच्चे बात कर रहे हैं, इसके खिलाफ प्रदर्शन भी बहुत हो रहे हैं, सरकार के जो अब तक के आश्वासन हैं वो क्या नाकाफी हैं, जो अभी तक लोगों को ऐसा लग रहा है कि पूरी तरीके से समस्या उनकी सुलझ नहीं पाई है? नमस्कार अंकित जी।
बहुत बहुत धन्यवाद अ, इस वार्ता में, इस चर्चा में मुझे इनवाइट करने के लिए। अ, देखिए, जैसा आपने कहा, ये अब जो विषय है, ये विषय तो काफी आग पकड़ता जा रहा है। और स्ट्रीट से लेकर कोर्ट में हर जगह ही ये पॉइंट बार बार रेज हो रहा है। तो सॉल्यूशन तो इसका देना होगा, सरकार को ही देना होगा। छात्र जब डॉक्टर बनने की अपनी एक उम्मीद बनाता है या एक सपना बनाता है, तो वो सिर्फ एग्जाम नहीं देता, वो उससे पहले 3-4 साल का कठोर परिश्रम, कठोर मेहनत करके इस काबिल अपने आप को बनाता है कि वो इस एग्जाम में अपीयर हो पाए। अब ये एग्जाम कंडक्ट करना भी कोई आसान काम नहीं है। जैसा आपने बताया कि 24 लाख बच्चों ने ये एग्जाम दिया है, कुछ 4700 सेंटर्स पर ये एग्जाम हुआ है, और साथ ही आपको ये भी पता होगा शायद कि 14 अलग अलग कंट्रीज में ये एग्जाम को कंडक्ट कराया गया है। और जो इसके चैलेंजेस आए हैं, जैसे 67 बच्चों के फुल मार्क्स आए, अब ये तो एक बड़ी असाधारण और असामान्य सी बात है कि जी। इतना बड़ा एग्जाम, और उसमें अगर हम पिछले कुछ वर्षों का देखें तो एक या दो टॉपर्स या चार टॉपर्स, तीन टॉपर्स हो सकते हैं। 67 बच्चे फुल मार्क्स लाए, तो इतना आसान एग्जाम तो अपने आप में ही एक बड़ा आश्चर्यचकित करने वाली बात है। और उसमें एक ही सेंटर पर कुछ ऐसे 8 या 10 बच्चे मिले हैं जिनका, एक ही फिजिकल सेंटर पर, जिनके फुल मार्क्स आए। तो इन सब चीजों से बहुत सारे क्वेश्चन, बहुत सारे सवाल आएंगे, और इन सवालों का समाधान एनटीए को या सरकार को देना चाहिए। मुझे लगता है जी। जो शिक्षा मंत्री जी ने जो अपना 2 या 3 दिन पहले जो उन्होंने अपना अ, इस सारी चीज पर साक्षात्कार दिया था, उसमें उन्होंने जी। बताया भी था, और उन्होंने अपना ये भी कहा था कि हम प्रतिबद्ध हैं इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, और कहीं पर भी अगर गलती मिलेगी तो हम उसको बख्शेंगे भी नहीं। अगर एक, ठीक देखिए, है। एक नेग्लिजेंस होता है, नेग्लिजेंस है कि मुझसे गलती से कोई चीज हो गई, एक है जानबूझकर। तो दोनों गलतियां भी अलग स्तर की है, और दोनों की सजा भी अलग तरीके की होनी नहीं, चाहिए। लेकिन जानबूझकर अगर ऐसा कुछ हुआ है तो उसके लिए इन्वेस्टिगेशन जरूरी है। सरकार अभी तक बिल्कुल, इन्वेस्टिगेशन पे कम 100%। से कम जो बात है उस तक वहां पहुंची नहीं है। वो बार बार कह रहे हैं कि देखिए लीक नहीं हुआ है, अगर कोई खामियां हैं तो एनटीए में हम ठीक कर देंगे, लेकिन हम इसकी इन्वेस्टिगेशन कोई नहीं कराएंगे। तो आपको लगता है इसका एक व्यापक जांच की आवश्यकता है? हाँ सर, मेरा पर्सनल मत ये है कि एक इन्वेस्ट, कभी कभी जब सवाल बहुत ज्यादा होते हैं और लोगों को आप आराम से उनका समाधान या सोल्यूशन नहीं दे पा रहे हैं, तो शायद सबकी मन की तसल्ली के लिए ही आपको एक इन्वेस्टिगेशन और एक निष्पक्ष जांच करवानी आवश्यक हो जाती है। हाँ, आप ऐसा कह सकते हैं कि हम जो शुरू में जांच है वो एनटीए से ही या सरकार के द्वारा गठित एक कमेटी से ही करवाएं, वो एक समझ की बात है। बट जैसा हम जानते हैं, एक पब्लिक एग्जामिनेशन बिल ऑलरेडी जो संसद है उसमें पास हो चुका है। ये फरवरी में ही पास हो गया था इस साल, क्योंकि ऐसे और भी एग्जाम्स हैं जिसमें इस टाइप की चीजें हुई हैं, और ये आगे जी। भी शायद होती रहे। क्योंकि देखिए, जो ये इमोशन और एम्बिशन है, ये बहुत ही डेडली कॉम्बिनेशन होता है, और ये किसी भी छोटे से एग्जाम में, किसी बड़े से एग्जाम में जो गलतियां होती हैं, चाहे वो छात्रों से होती है या कई बार कुछ ऑर्गेनाइज्ड, जैसे लोग ऑर्गेनाइज क्राइम के, ऑर्गेनाइज गैंग के थ्रू भी इस टाइप की चीजें करते हैं, ये चीजें होती हैं और आगे भी होंगी। बट अच्छी चीज ये है कि गवर्नमेंट ने ये कहा है कि इंडिविजुअल को, सर्विस प्रोवाइडर को और ऑर्गेनाइज्ड क्राइम को हम अलग ढंग से ट्रीट करेंगे। तो अगर एक स्टूडेंट या एक इंडिविजुअल इस टाइप की गलती पकड़ा जाएगा, तो उसके लिए जी। सजा या उसके लिए एक इन्वेस्टिगेशन अलग ढंग से होगी। और एक अगर ऑर्गेनाइज्ड क्राइम के ढंग से हो रहा है, जैसे जैसे विपक्ष कह भी रहा है, तो उसकी सजा भी काफी हाई है, मतलब 1 करोड़ का मिनिमम जुर्माना है उसमें। हम्म। तो ये कानून ऑलरेडी आ चुका है। इसके लिए स्पेशलाइज्ड कोर्ट की स्थापना की भी बात उस कानून में है। मुझे लगता है ठीक है जांच होनी चाहिए। अभिषेक जी, लेकिन अब जिस तरीके से कोर्ट के अंदर ये मामला है, और बहुत सारे छात्र हैं जिन्होंने इसके ऊपर पिटिशंस लगाई हैं, बहुत सारे और भी कोचिंग सेंटर्स हैं जो उनका मदद कर रहे हैं, या जो उन्होंने भी पिटिशंस लगाई हैं इसके ऊपर। मैं आपसे समझना चाहता हूं आगे अब आप क्या कार्रवाई देखते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने एक बात बिल्कुल साफ कर दी है कि अगर 1% भी, 0.001% भी अगर किसी को इसमें संशय है या कुछ गड़बड़ी हुई है, तो इसका समाधान होना चाहिए। समाधान की अगर बात करें तो आगे इसमें क्या आपको दिख रहे हैं विकल्प सुप्रीम कोर्ट के सामने? क्या एक रीटेस्ट होगा, सभी के लिए रीटेस्ट होगा? किस तरीके की चीजें आप देख रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल, ये आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा, क्योंकि सभी के माइंड में यही सवाल चल रहा है। देखिए, जैसा आपने कहा, जब एग्जाम होता है तो सिर्फ स्टूडेंट एक स्टेक होल्डर नहीं होता, उसके साथ में उसके पेरेंट्स, उसके टीचर्स, कोचिंग सेंटर भी आज की डेट में, गवर्नमेंट तो है ही, साथ में ऑपोजिशन भी स्टेक होल्डर है इस समय। तो
सुप्रीम कोर्ट ने जैसा कहा कि 0.001% भी अगर गलती हुई है तो उस गलती का समाधान ढूंढना ही पड़ेगा। तो आपको गलती को आइडेंटिफाई करना है, आपको उसका समाधान ढूंढना है। हमारी ड्यूटी ये है, देखिए स्टूडेंट बहुत छोटा, बहुत कच्ची उम्र का है, वो हमारी तरफ देखता है तो एक उम्मीद से देखता है कि हम एज अ पेरेंट, हम एज अ टीचर या हम एज अ सरकार उसकी सारी सारी जितनी भी चैलेंजेस हैं उन सबको हम सॉल्व करेंगे। जी। अब इधर हमारी ड्यूटी है कि हम उसको सही रास्ते पे गाइड करें और सॉल्यूशन दें, ना कि एक आग को हवा दें। तो न्यायालय का दरवाजा खटखटाना एक, तब भी मैं समझता हूँ, एक सही तरीका है। उससे कम से कम आप ये कह सकते हैं कि आपने अपनी तरफ से हर तरीके का आपने हर एवेन्यू को एक्सप्लोर करके देखा, आपने अपनी तरफ से सारा सॉल्यूशन ढूंढने की कोशिश करी। जी। दैट सेड, मुझे ऐसा भी लगता है कि सिर्फ इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने से अभी की आग तो बुझ जाएगी, बट आगे आगे ये टेस्ट अगले साल भी होगा, उसके अगले साल भी होगा, और ऐसे बहुत सारे टेस्ट होंगे। तो उनके लिए क्या सॉल्यूशन है, तो मुझे उसमें मतलब एज अ पर्सन भी और एज अ ऑर्गेनाइजेशन भी हमें ऐसा लगता है कि टेक्नोलॉजी का जो यूज है, हम्म। जितनी हम टेक्नोलॉजी लाएंगे उतना इस टाइप की जो रॉन्ग प्रैक्टिसेस हैं आप उसको कर्व कर सकते हैं, आप उसको लिमिट कर सकते हैं। आप देखिए बिल्कुल। काफी बड़े बड़े एग्जाम, जैसे जेई का एग्जाम ही लीजिए, जेई का एग्जाम भी काफी बड़ा एग्जाम होता है, 12-13 लाख स्टूडेंट्स उसमें भी बैठते हैं। तो आप उसको पूर्णतः ऑनलाइन ले जा चुके हैं, ठीक है उससे। और आज की डेट में टेक्नोलॉजी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इतने बढ़िया ऐसे कैमरेज हैं कि कोई दाढ़ी मूछ लगा ले, कोई चश्मा पहन ले, टोपी पहन ले, तो भी आप चेहरा पहचान सकते हैं। आपके बिल्कुल। साथ कैमरे में दो चेहरे आ जाए वो पहचान सकते हैं, आपकी वॉइस आए या किसी कोई दूसरी वॉइस आए, या आप आंखें मेरी तरफ ना करके या स्क्रीन की तरफ ना करके नीचे करें तो वो पहचान लेता है। तो नीट के लिए भी शायद ये एक वेकअप कॉल है, इस एग्जाम के लिए भी एक हम्म। वेकअप कॉल है कि ऑनलाइन जाना या टेक्नोलॉजी का उपयोग करना, ये आज से ही तैयारी स्टार्ट कर दें, जिससे 2 साल बाद इस टाइप की प्रॉब्लम्स ना आए। क्योंकि चीटिंग तब भी आप नहीं रोक पाएंगे, कुछ लोग तब भी लेकिन गलत आपको काम लगता करेंगे। है कि ये जो अभी इतने सारे सवाल उठ रहे हैं, जैसे बीच में हुआ था 1500 से कुछ ज्यादा बच्चों के दोबारा से उनकी मार्कशीट उनकी दोबारा से हाँ आएगी, जी, विदाउट ग्रेस ग्रेस मार्क्स, हाँ मार्क्स जी, होकर हाँ जी, आएगी, उनको हाँ ऑप्शन जी, रहेगा एग्जाम देने का। लेकिन मोटे मोटे तौर पर ये तो उन बच्चों की बात हुई जिन्होंने कम से कम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है, जिन्होंने इस बात को उठाया। ऐसे कई बच्चे होंगे जो इस तरह की परेशानियां झेल रहे होंगे, उनका क्या होगा? हाँ क्या जी, हाँ जी। इस बार का जो एग्जाम है उसको आप किस तरीके से देख रहे हैं? संशय के, क्वेश्चन मार्क के दायरे में रहेगा हमेशा? हाँ देखिए, क्वेश्चंस तो है, अब क्वेश्चंस को तो अवॉइड नहीं किया जा सकता, क्वेश्चंस को आंसर करना ही सही सही तरीका होता है। आपने इसमें एक चीज पूछा कि क्या दोबारा से एग्जाम करवाना एक विकल्प है। देखिए विकल्प तो है वो एक, बट 25 लाख बच्चों का एग्जाम करवाना मतलब हम 100, 200, 300 करोड़ के सिर्फ खर्चे की बात नहीं कर रहे। हम इस चीज की भी बात कर रहे हैं कि जो एडमिशन प्रोसेस है वो उतनी डिले हो जाएगी। जिस हम्म। स्टूडेंट ने अच्छा दिया टेस्ट और उसका रिजल्ट आ गया, उसको भी दोबारा से मेहनत करनी पड़ेगी। उसमें से कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जिनको हो सकता है सेकंड टाइम अटेम्प्ट करते हुए लगे कि क्या हमारी पहले की मेहनत बेकार गई। तो इसमें सिर्फ हम्म। एक चीज ये कहना कि दोबारा से एग्जाम कराना विकल्प तो है वो, बट वो इतना आसान विकल्प नहीं है, वो हमेशा बिल्कुल। लास्ट रिजॉर्ट होना चाहिए। तो लास्ट रिजॉर्ट को फर्स्ट रिजॉर्ट नहीं बताना चाहिए हमें। बिल्कुल। हाँ, इतना मैं आपकी जरूर है बात से कि जो ग्रेस मार्क्स जी। वाला आपने पॉइंट बताया था, वो अब गवर्नमेंट ने रिवर्स कर दिया है, बच्चों को ऑप्शन दिया दोबारा से। वो बच्चे अब दोबारा से एग्जाम दे सकते हैं जिनको ग्रेस मार्क्स पहले मिले थे, अब उनके ग्रेस मार्क्स हटा दिए गए हैं। तो वो बिल्कुल। कुछ 1563 बच्चे हैं। बिल्कुल, जैसे आप कह रहे हैं कि बिल्कुल लास्ट रिजॉर्ट होना चाहिए, क्योंकि हम लोग शायद ये नहीं समझते सिर्फ खर्चा एग्जामिनेशन कराने का नहीं है। बहुत, जैसे आप भी कह रहे थे, माँ बाप और उनका पूरा परिवार साथ में होता है। कई ऐसे बच्चे हैं जिन्हें बहुत दूर दूर जाके अपने सेंटर्स पे एग्जाम देना होता है। सबके लिए इतना आसान नहीं है कि अपने घर से निकले, गाड़ी में बैठे और एग्जाम देने चले गए। तो सभी के बारे में कम से कम ये बातें सोच कर ही एक व्यापक इस वक्त एक सोच की आवश्यकता है, और सबको, सारे स्टेक होल्डर्स को साथ में आने की आवश्यकता है। जैसे सुप्रीम कोर्ट ने साथ कहा में लाने कि इन पेटिशंस को अपने खिलाफ मत देखिए, एक परेशानी है जिसको सॉल्व करने की जिम्मेदारी भी सरकार की और एनटीए की बनती है। बहुत बहुत शुक्रिया बिल्कुल। हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस चर्चा में हमारे दर्शकों तक बहुत महत्वपूर्ण जानकारियां पहुंचाने के लिए। जो ब्रेकिंग न्यूज थोड़ी देर पहले आई थी, जरा उस पर वापस चलते हैं। देश के कई एयरपोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी मिली है। जैसे हम आपको पहले बता रहे थे कि पटना एयरपोर्ट को मिली है, उसी तरीके से कई और एयरपोर्ट्स को भी ईमेल के जरिए बम से उड़ाने की धमकी मिली है। पटना के एयरपोर्ट पर सुरक्षा बढ़ाई गई है। जयपुर एयरपोर्ट को भी इसी तरीके का एक धमकी भरा ईमेल मिला है। टर्मिनल बिल्डिंग के अंदर बम होने की इसमें ईमेल में जो है बात कही गई है। जयपुर में सीआईएसएफ ने सर्च ऑपरेशन जो है पूरे टर्मिनल बिल्डिंग का और पार्किंग एरिया का शुरू कर दिया है। ये इस तरीके की जो धमकियां, जैसे मैं आपको पहले भी बता रहा था, एक सुनियोजित
कहीं ना कहीं एक परेशानी लगती है, क्योंकि पहले स्कूल्स में, देश के कई अलग अलग स्कूल्स में इस तरीके की ईमेल्स आई और अब एयरपोर्ट्स पर भी ये सिलसिला देखने को मिल रहा है। हर्षा कुमारी सिंह मेरी सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ रही हैं जयपुर से। हर्षा, ये क्या जानकारी अभी तक मिल रही है? खासी परेशानी हो रही होगी और चिंता भी होगी लोगों को इस वक्त इस ईमेल के बाद। जी बिल्कुल। देखिए, जो एयरपोर्ट को जो धमकी भरी ईमेल मिली है उसका एग्जैक्ट कॉपी हम रिट्रीव करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन सीआईएसएफ पूरी तरह से एयरपोर्ट में छानबीन कर रहा है। और जो वहां पर जो यात्री है कुछ आ रहे हैं जा रहे हैं, मतलब यात्रियों को एक तरह से कॉर्डन ऑफ नहीं किया गया, उनकी आवाजाही हो रही है फिर भी, लेकिन जो सर्च ऑपरेशन है वो चल रहा है। साथ में ही आज सुबह राजधानी में एक कॉलेज को भी, पारिक कॉलेज जो है, उसको भी बम से उड़ाने की धमकी मिली थी, तो उस पर वहां पर भी फिर बॉम्ब स्क्वाड और आला अधिकारी वहां पर पहुंचे थे। लेकिन देखिए, जो एयरपोर्ट पे बम से उड़ाने की जो धमकी है वो एक तरह से ज्यादा सीरियस है, क्योंकि हाई सिक्योरिटी जोन है, तो वो ज्यादा सीरियस है। और यहाँ पर हम देख रहे हैं कि सीआईएसएफ और जो डॉग स्क्वाड है वो वहां पर एयरपोर्ट पे अभी भी ऑपरेशन वहां पर चल रहा है। जी हर्षा, मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगा, क्योंकि वैसे तो अभी बहुत शुरुआती जानकारी आपको भी मिल रही होगी, अभी अभी ये थोड़ी देर पहले ईमेल पहुंचा है। क्या पुलिस के अधिकारी, सीआईएसएफ के लोग इन्वेस्टिगेशन के बारे में और कुछ बता पाए हैं? क्या सोर्स ट्रैक हो पाया है? कुछ इस तरीके की और जानकारी आपको मिल पाई है? जी देखिए, है जानकारी कि वहां पर एग्जैक्टली कहाँ से आया है ये ईमेल, लेकिन जैसे आप कह रहे हैं कि जैसे पटना एयरपोर्ट को भी बम से उड़ाने की धमकी मिली थी, 40 एयरपोर्ट और को उड़ाने की धमकी मिली, तो इट लुक्स लाइक कि मतलब ये कोई सुनियोजित एक तरह से इसका हो रहा है। और हम अगर राजस्थान का देखें तो जयपुर में भी पिछली बार आप देखते थे कि स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी मिली थी, और आज फिर ये जो कॉलेज को धमकी मिली है उसके बाद हम देख रहे हैं कि एयरपोर्ट को धमकी मिली है, तो कहीं ना कहीं ये कनेक्टेड मामला दिख रहा है। जी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। हर्षा कुमारी सिंह इस वक्त हमें जानकारी दे रही थी जयपुर से कि कैसे टर्मिनल बिल्डिंग को उड़ाने की धमकी जो है वो आई है, और उसके बाद अब वहां पर एक बड़ा तलाशी अभियान जो है वो छेड़ा गया है। आपको याद दिला दें, कुछ दिन पहले जैसे मैंने कहा कि स्कूलों में भी इस तरीके के सिलसिलेवार तरीके से धमकियां ईमेल पर आई थी। उस पर दिल्ली के अंदर एक दिन के अंदर काफ़ी सारे स्कूल्स में इस तरह की घटना सामने आई, और उसके बाद पुलिस को खासी मशक्क़त के बाद ये पूरा ऑल क्लियर जो है वो पुलिस ने दिया, और अब एयरपोर्ट्स पर, पटना और जयपुर एयरपोर्ट पर इस तरीके की धमकी जो है वो ईमेल के जरिए आई है, जहां पर सीआईएसएफ ने अब सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया है। चलिए, अब वक्त हो गया है आपके लिए एक सवाल का, जिस पर आप अपनी राय एनडीटीवी को क्यूआर कोड को स्कैन करके दे सकते हैं और अपना जवाब हमें भेज सकते हैं। सवाल है कि क्या कॉलेजों में साल में 2 बार एडमिशन का सुझाव ठीक है? आपको याद दिला दें कि अभी कुछ दिन पहले यूजीसी ने इस तरीके का एक अपना सुझाव दिया था कि साथ में जो जुलाई अगस्त का एडमिशन होता है उसके बाद जनवरी फरवरी में भी एडमिशन हो। इस पर आपकी क्या राय है? उसको आप बस एक क्यूआर कोड जो इस वक्त आपकी स्क्रीन पर दिखाई पड़ रहा है उसे स्कैन कीजिए अपने फोन पर और जवाब एनडीटीवी को भेज दीजिए। अभिनेता सलमान खान को वीडियो के जरिए धमकी देने वाले आरोपी बनवारी लाल गुर्जर की रिमांड जो है वो बढ़ा दी गई है। 20 जून तक अब पुलिस की हिरासत में रहेगा ये आरोपी। क्राइम ब्रांच ने कोर्ट में कहा कि आरोपी वीडियो में रोहित और बाकी दूसरे वांटेड अपराधियों को भाई कहकर संबोधित कर रहा है। मेरे सहयोगी सुनील इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सुनील, ये सलमान खान को लेकर जिस तरीके की लगातार धमकियां आ रही हैं, फायरिंग का इंसिडेंट हुआ, मुंबई पुलिस के लिए एक बड़ी सरदर्दी भी है और एक बड़ा चैलेंज भी। बिल्कुल अंकित, सलमान खान की सुरक्षा एक बड़ी चुनौती है, इसीलिए पुलिस ने जैसे ही ये वीडियो देखा उसने एफआईआर दर्ज किया और उस शख्स को गिरफ्तार करके लेके आई है, बनवारी लाल गुर्जर को, जो कि राजस्थान के बूंदी जिले का है। बहरहाल 3 दिन की पूछताछ के बाद आज पुलिस ने फिर से उसे रिमांड के लिए पेश किया था। तब आरोपी की तरफ से बचाव पक्ष के वकील ने दलील दी कि वो जो वीडियो है वो वीडियो एक बनाया गया है और पोस्ट किया गया, जिसमें कहीं धमकी कोई बात नहीं है, और एक यूट्यूब चैनल है उसमें उसने वीडियो एक बनाया है।
और जो धमकी का आरोप लगाया गया है वो धमकी का आरोप बिल्कुल गलत है। और साथ ही उसमें जो ठगी की भी बात बताई कि धोखा दिया गया है वो भी बात गलत है। ये बिल्कुल ही मासूम है ये जो शख्स है। हालांकि इसके बाद पुलिस ने जो जानकारी दी, उन्होंने कहा कि इसने अपने वीडियो में ध्यान से देखेंगे तो सलमान खान को मिट्टी में मिलाने की बात कही है। जो वांटेड आरोपी हैं रोहित गोदारा और बाकी लोग हैं उन्हें भाई कहकर संबोधित कर रहा है और साथ में जान से मारने की एक तरह से धमकी भी दे रहा है। तो मामला इतना सीधा नहीं है जितना कि बचाव पक्ष कह रहा है। तो हमें और भी आगे जांच करनी है, इसके वॉइस रिकॉर्डिंग करनी है, इसका संबंध लॉरेंस बिश्नोई गिरोह के लोगों से है या नहीं, इसकी अभी जांच पड़ताल करनी है। इस बिना पे बहरहाल अदालत ने 3 दिन की पुलिस हिरासत बढ़ा दी और बनवारी लाल गुर्जर को 20 जून तक पुलिस हिरासत में दे दिया है। लेकिन इसी दौरान हमारी बात हुई बनवारी लाल गुर्जर के चाचा किशन गुर्जर से, जो कि अदालत में आए थे। उन्होंने कहा कि मेरे भतीजे पे कहीं कोई केस नहीं है, हम लोग किसान हैं, हम तो खेती करते हैं और जो भतीजा है यानी कि जो आरोपी है वो अभी पढ़ाई कर रहा है, फर्स्ट ईयर में है और वो 2-3 साल से भी अपना एक वीडियो चैनल शौकिया तौर पर चला रहा था, मनोरंजन के तौर पे उसने वीडियो बनाया था और उसकी कहीं कोई मंशा इस तरह के सलमान खान को धमकाने की या उनको नुकसान पहुंचाने की नहीं थी। लेकिन इस तरह से उस पर आरोप लगाया गया है वो गलत है, वो निर्दोष है। उन्होंने ये भी कहा कि अगर उसने अनजाने में गलती भी कर दी है, इस तरह से मनोरंजन का वीडियो बनाने में कहीं अनजाने में धमकी दी थी, उसके लिए मैं माफी मांगता हूं, लेकिन हमारा परिवार इस तरह के मामलों में कहीं लिप्त नहीं है, कहीं किसी के ऊपर कोई केस नहीं है। इस तरह की दलीलें उन्होंने हमसे बात करते हुए हालांकि रखी। लेकिन बहरहाल अभी बनवारी लाल गुर्जर पुलिस हिरासत में है, अब उससे पुलिस और 3 दिन पूछताछ करेगी और उसके संबंध लॉरेंस बिश्नोई गिरोह से है या नहीं है ये जानने की कोशिश करेगी। जी, तो ये जो जिस तरीके से इन्वेस्टिगेशन इसमें चल रही है सुनील, एक और केस भी है जिसमें फायरिंग हुई थी। ये दोनों इन्वेस्टिगेशन अब क्राइम ब्रांच वहां पर हैंडल कर रही है। उस केस में अभी क्या लेटेस्ट है? देखिए, वैसे सलमान खान के ऊपर हाल फिलहाल में देखें तो 3 केस सलमान खान से जुड़े हुए दर्ज हुए। एक तो फायरिंग का केस है जिसमें कि शूटर पकड़े गए थे जिन्होंने गोलियां चलाई थी, बाद में उसको मदद देने वाले कई लोग पकड़े गए, तकरीबन 6 से 7 लोग उसमें गिरफ्तार हैं। उसमें भी आगे की जांच पड़ताल चल रही है और पुलिस की फिलहाल कोशिश है कि चूंकि उसमें सीधा कनेक्शन अनमोल बिश्नोई से तो है ही है, उसके खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस इशू कराया जा रहा है। लेकिन जो लॉरेंस बिश्नोई है उससे भी कनेक्शन मिला है, तो उसको भी कस्टडी लेने की या उससे पूछताछ करने की प्रक्रिया उन्होंने चालू रखी है, क्योंकि वो बारामती जेल में, साबरमती जेल में वो फिलहाल बंद है, उसे वहां से लाना है। दूसरा मामला नई मुंबई का था जिसमें साजिश बनाई जा रही थी सलमान खान की गाड़ी पर हमला करने की या फार्म हाउस में घुसकर गाड़ी को घुसाकर हमला करने की। उसमें भी तकरीबन 5 से 6 लोगों की गिरफ्तारी हुई, वो मामला अलग चल रहा है। ये एक तीसरा मामला है जिसमें कि ये बनवारी लाल गुर्जर ने एक वीडियो बनाया और सलमान खान को धमकी देते हुए, मिट्टी में मिलाने की बात कहते हुए, और इसे अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड किया था, जिसमें कि इसकी गिरफ्तारी हुई है। फिलहाल अभी पुलिस कस्टडी इस मामले में दी गई है, जिसमें पुलिस अब जांच पड़ताल कर रही है। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। सुनील जानकारी दे रहे थे सलमान खान के केस में जो जिस व्यक्ति ने उनको धमकी दी थी उसकी कस्टडी बढ़ा दी गई है। खालिस्तानी समर्थक आतंकी गुरपंत सिंह पन्नू की हत्या की साजिश रचने के आरोपी भारतीय मूल के निखिल गुप्ता को चेक गणराज्य से अमेरिका लाया गया है। उनकी एक्सट्रेडिशन संधि के बाद उन्हें अमेरिका लाया गया। निखिल गुप्ता पर न्यूयॉर्क में पन्नू की कथित असफल हत्या की साजिश में शामिल होने का आरोप है। कल निखिल को मैनहट्टन के निचली अदालत में पेश किया जाएगा। अमेरिकी न्याय विभाग का आरोप है कि निखिल भारत सरकार का सहयोगी है और उसने अन्य लोगों के साथ मिलकर न्यूयॉर्क में पन्नू की हत्या की साजिश रची थी। निखिल गुप्ता को अमेरिका में कोर्ट में प्रेजेंट किया गया, जहां पे उसने नॉन गिल्टी जो है वो प्लीड किया। अब जो दूसरी डेट कोर्ट ने दी है वो जून 28 की है। देखने वाली बात होगी कि जून 28 को निखिल गुप्ता कोर्ट में क्या कहता है। ये मामला दिलचस्प इसलिए है क्योंकि निखिल गुप्ता के ऊपर आरोप है कि वो भारत सरकार के कहने पर कोवर्ट ऑपरेशंस यानी गन्स फॉर हायर के जरिए गुरपतवंत सिंह पन्नू, जो इंडिया में मोस्ट वांटेड अपराधी है, उसे मारने की कोशिश कर रहा था। गुप्ता के ऊपर जो चार्जेस लगाए
लगाए गए हैं वो मर्डर फॉर हायर और कॉन्स्पिरेसी टू कमिट मर्डर हैं, और ईच हर एक जो एक अपराध है उसमें 10 साल की सजा जो है ये अमेरिकन अथॉरिटीज़ ने जो हैं चार्जेस लगाए हैं, और आरोप भी काफ़ी संगीन हैं। ये मामला पहले प्रेसिडेंट जो बाइडेन जो पिछले साल G20 समिट में आए थे, उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ भी रेज किया था। इंटरेस्टिंग बात यह है कि अब अमेरिका के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जेक सुलिवान जो हैं वो भारत के 2 दिन के दौरे पर हैं और भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल से मिल रहे हैं। तो माना जा रहा है कि जेक सुलिवान अपनी बातचीत के दौरान ये मुद्दा भी उठाएंगे, क्योंकि वो अमेरिका में ये बार बार मुद्दा उठाते रहे हैं और कहते रहे हैं कि वो भारत के हाईएस्ट अथॉरिटीज़ के साथ ये मुद्दा उठाते रहेंगे। अब क्योंकि अब मोदी सरकार 3.0 है और निखिल गुप्ता पहली बार कोर्ट में पेश किया गया है अमेरिका में, उसके बाद जेक सुलिवान अब राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार से मिलेंगे तो ये मुद्दा उठाएंगे, ऐसा माना जा रहा है। इंटरेस्टिंग बात यह भी है कि अमेरिका के सेनेटर्स भी अमेरिका की सरकार के ऊपर दबाव बना रहे हैं कि अमेरिका कोई कार्रवाई करे और अपने जो वर्ड्स हैं, जो वो दावे करता रहा है, उसको बैक करे कुछ एक्शंस के साथ भी, यानी भारत के साथ ये मजबूती से ये मुद्दा उठाएं। तो अब दिलचस्प ये रहेगा क्योंकि इससे पहले अमेरिका से पहले कनाडा भी जो है आरोप लगा चुका है भारत के ऊपर कि भारत ने निज्जर जो एक और आतंकवादी था भारत के निगाह से, उसे वहां पर मरवाया था। इनफैक्ट कैनेडियन अथॉरिटीज ने 4 लोगों को गिरफ्तार भी किया है। उससे पहले ऑस्ट्रेलिया ने भी 2 स्पाइस को भारत वापस भेज दिया था, ये कहते हुए कि वो उनकी सरजमी पर जासूसी कर रहे थे। पाकिस्तान इस तरह के आरोप लगाता रहा है। तो ये भारत को एक तरह से घेरने की जो बात है विश्व भर में कई देश जो हैं वो कर रहे हैं, ऐसा भारत के विदेश मंत्रालय का कहना है। और उनका ये कहना है कि ये संगीन आरोप है और भारत फ्रेंडली कंट्रीज के साथ ऐसा जो है वो व्यवहार नहीं करता है। इनफैक्ट विदेश मंत्री ने इस मामले पर बयान भी दिया था। उन्होंने कहा था कि हाईएस्ट लेवल ऑफ अथॉरिटी की जो एक इंक्वायरी है वो इस मामले में जो है वो ऑर्डर कर दी गई है और जो भी फैसला लेगा उसके तहत कार्रवाई की जाएगी। नई दिल्ली से नीता शर्मा, एनडीटीवी इंडिया के लिए। वहीं प्रज्वल रेवन्ना की न्यायिक हिरासत बढ़ाकर 24 जून तक कर दी गई है। अब उन्हें जेल में ही रहना होगा। यहां पर बेंगलुरु कोर्ट ने जो रिमांड है वो बढ़ा दी है और 24 जून तक की जो रिमांड है उनकी बढ़ा दी गई है। अब जेल में 24 जून तक प्रज्वल रेवन्ना रहेंगे। निहाल मेरे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ फ़ोन पर जुड़ रहे हैं। निहाल, मुश्किलें कम होती नज़र नहीं आ रही हैं। अभी 24 जून तक अब जेल में रहना होगा, जुडिशल कस्टडी में रहेंगे। क्या क्या अभी कितनी FIR उनके ऊपर दर्ज हो गई हैं? केस में क्या हो रहा है? देखिए, प्रज्वल रेवन्ना पर रेप के यानी बलात्कार के 3 मामले हैं। पहले मामले में पुलिस ने प्रज्वल रेवन्ना को गिरफ्तार किया था जब वो जर्मनी से यहाँ आया था। तो उस केस में जब पुलिस कस्टडी खत्म हो गई तो जुडिशियल कस्टडी में 24 जून तक उसको भेज दिया गया था। 2 दिन के बाद यानी 10 तारीख को पुलिस ने सरेंडर किया था प्रज्वल रेवन्ना को और जेल भेज दिया था। उसके बाद 12 तारीख को पुलिस यानी SIT ने दोबारा प्रज्वल रेवन्ना की कस्टडी ली। 6 दिन की कस्टडी थी। आज वो डेट खत्म हो गई। उसके बाद प्रज्वल रेवन्ना को दोबारा उसको बॉडी वारंट के हिसाब से उसको सेंट्रल प्रिजन में पहुंचा दिया गया। यानी 24 तारीख तक पहले से ही कोर्ट ने कहा था कि उसको जुडिशियल कस्टडी में रहना है। लेकिन इतना तय है कि अभी एक और बलात्कार का मामला बचा हुआ है। तो अगर कोर्ट में चूंकि प्रज्वल रेवन्ना ने जमानत की अर्जी भी दी है, अब उसको लिस्टिंग होनी है, उसके बाद उस पर तारीख आएगी कि कब उसकी सुनवाई होगी। तो इस बीच में एक तीसरा जो मामला है वो अभी भी पेंडिंग है बलात्कार का। और इस बीच में अगर प्रज्वल रेवन्ना को जमानत नहीं मिलती है तो 24 तारीख तक पहले से ही उसकी न्यायिक हिरासत है और न्यायिक हिरासत में वो तब तक रहेगा जब तक उसको जमानत नहीं मिल जाती है। इसमें कहीं बिल्कुल ये तस्वीर साफ है। और इस बीच में जैसा कि मैंने पहले बताया, बलात्कार का एक मामला, जो 3 मामले हैं उसमें से 2 मामले में उसकी गिरफ्तारी हुई है। तीसरे मामले में अभी गिरफ्तारी होनी बाकी है। जो 3 मामले उसके खिलाफ बलात्कार के दर्ज हैं। ऐसे में अगर जमानत उसको मिल भी जाती है किसी तरह, तो ऐसी सूरत में SIT उसको दोबारा फिर गिरफ्तार कर सकती है तीसरे मामले में। तो ऐसे में प्रज्वल रेवन्ना की मुश्किलें फिलहाल कम होने वाली नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने के बाद आज पहली बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वाराणसी के दौरे पर आ रहे हैं।
इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी किसान सम्मान सम्मेलन में भाग लेंगे और 9.26 करोड़ लाभार्थी किसानों को सम्मान निधि की 17वीं किश्त के रूप में 20,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि जारी करेंगे। सम्मेलन में के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शाम को काशी विश्वनाथ मंदिर में पूजा अर्चना करेंगे और दर्शन करने के बाद इसके बाद वो दशाश्वमेध घाट पर गंगा आरती में भाग लेंगे। मेरे सहयोगी हिमांशु इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हिमांशु, वाराणसी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जीत के बाद एक बार फिर से तीसरी बार सांसद के तौर पर वाराणसी में उन्हें चुना है। मार्जिन जरूर कम हुआ है लेकिन जीत बड़ी है। देखिए, निश्चित तौर पर लगातार तीसरी बार जो वाराणसी की जनता ने प्रधानमंत्री को अपना सांसद चुना है और वोटिंग के दिन मैं उस दिन बनारस में था और उनके 10 साल के कार्यकाल के दौरान वहाँ जिस तरह से विकास का काम हुआ है उसकी काफ़ी तारीफ भी वहाँ पर मतदाता कर रहे थे और इसलिए मुझे लगता है राजनीतिक तौर पर काफ़ी महत्वपूर्ण है कि जो पहला दौरा है प्रधानमंत्री का, वो विदेश जरूर गए थे लेकिन भारत में जो पहला दौरा है दिल्ली से बाहर, वो प्रधानमंत्री ने वाराणसी चुना है। ये एक तरीके का थैंक्स गिविंग है अपने समर्थकों के पास, एक बार फिर वापस जाकर उनका धन्यवाद देना। और राजनीतिक तौर पर पीएम किसान सम्मान जो सम्मेलन वहाँ पर आयोजित किया जा रहा है, ये भी राजनीतिक तौर पर काफ़ी महत्वपूर्ण है। आपको याद होगा जब प्रधानमंत्री ने तीसरी बार प्रधानमंत्री के तौर पर कार्यभार संभाला था तो जो पहली फाइल प्रधानमंत्री ने साइन की थी वो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के तहत जो 17वीं किश्त है वो फाइल थी और उस दिन एक महत्वपूर्ण बयान प्रधानमंत्री कार्यालय की तरफ से जारी किया गया था। अंकित, तो मैं उसको आपको पढ़कर बताना चाहता हूँ। इसमें प्रधानमंत्री ने कहा था, हमारी सरकार किसान कल्याण के प्रति पूरी तरह प्रतिबद्ध है, इसलिए यह उचित है कि कार्यभार संभालते ही जिस पहली फाइल पर हस्ताक्षर किए जाएं वह किसान कल्याण से संबंधित हो। हम आने वाले समय में किसानों और कृषि क्षेत्र के लिए और भी अधिक काम करते रहना चाहते हैं। और अगर आप प्रधानमंत्री मोदी के पहले 125 दिन के एजेंडे को अगर करीब से देखें तो उसमें कृषि क्षेत्र और किसान कल्याण जो है वो एक प्राथमिकता के तौर पर एक एजेंडा आइटम है। और मैंने कृषि मंत्रालय के अधिकारियों से, नए कृषि मंत्री से भी इस बारे में बात की है और वो उन प्रधानमंत्री के इस तीसरे कार्यकाल में जो फोकस है वो इंफ्रास्ट्रक्चर, इकोनॉमिक रिफॉर्म के साथ साथ कृषि क्षेत्र पर भी काफ़ी विशेष तौर पर रहने वाला है। और मुझे लगता है कि इसी की एक बड़ी शुरुआत जो है वो पीएम किसान सम्मान सम्मेलन के ज़रिए बनारस में जो प्रधानमंत्री का संसदीय क्षेत्र है वहाँ पर हज़ारों किसानों को आमंत्रित किया गया है। और कृषि मंत्री ने कहा है कि इस कार्यक्रम से करीब 2 करोड़ किसान सीधे तौर पर या वर्चुअली जुड़ने वाले हैं। तो ये एक बहुत बड़ी तैयारी बीजेपी ने ये की है। इस सम्मेलन के ज़रिए एक नया आउटरीच प्लान दिखाई देता है इसमें मोदी 3 गवर्नमेंट का। अंकित, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं दुनिया की दिग्गज स्पेस एजेंसी नासा अब भारत की स्पेस एजेंसी इसरो के साथ मिलकर काम करेगी और अंतरिक्ष में अमेरिका और भारत के रिश्तों को मजबूत बनाएगी। पहली बार नासा और इसरो के अंतरिक्ष यात्री साथ मिलकर अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन पर एक कैरियर सुरक्षित करने का प्रयास कर रहे हैं। नासा और इसरो इस प्रोजेक्ट को लेकर सिंथेटिक एपर्चर रडार की लॉन्च की तैयारी कर रहे हैं। ये उपग्रह पृथ्वी की पूरी सतह को हर 12 दिन में 2 बार मैप करेगा। ये उपग्रह अमेरिका और भारत के जलवायु परिवर्तन और अन्य वैश्विक चुनौतियों को लेकर जानकारी इकट्ठा करेगा। अमेरिका की स्पेस फोर्स और भारतीय स्टार्टअप के बीच हुई साझेदारी के मद्देनजर डेटा फ्यूजन तकनीक और इंफ्रारेड सेंसर सेमीकंडक्टर निर्माण को आगे बढ़ाने पर काम किया जाएगा। मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल में अमेरिका और इंडिया के बीच में पहली हाई लेवल वार्तालाप हुई। अमेरिका के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर जेक सलिवन और भारत के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोवाल साहब के बीच में एक हाई लेवल की बातचीत हुई टेक्नोलॉजी और क्रिटिकल टेक्नोलॉजीज पे। उसमें कुछ मुद्दे जो कि अंतरिक्ष और डिफेंस से रिलेटेड हैं, उसके बारे में मैं थोड़ी सी आपको जानकारी देता हूं।
जेक सलिवान साहब और अजीत डोवाल साहब के बीच में जो बातचीत हुई, उसमें खास चीज निकल के आई कि भारत का जो पहला गगन यात्री है, जो कि नासा और इसरो के साझा प्रोग्राम के मद्देनजर इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन जाएगा, उसके लिए जो कैरियर है, माने किस रॉकेट सिस्टम के द्वारा, किस क्रू मॉड्यूल के द्वारा अंतरिक्ष में इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पे भेजा जाएगा, उसके ऊपर चर्चा हुई। इस वक्त एक क्रू ड्रैगन स्पेस एक्स का है, जिससे अमेरिका अपने अंतरिक्ष यात्रियों को अंतरिक्ष में इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन भेजता है, और एक बोइंग का स्टार लाइनर है, जिससे कि भारतीय मूल की अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स अभी इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पे गई हुई। तो ऐसी उम्मीद है कि इन दोनों में से एक कैरियर को या इस रॉकेट या इस सिस्टम को लेके भारत का पहला गगनयात्री अंतरिक्ष में इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन जाएगा। इसका साझा रूप से जो मसौदा था, वो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी और प्रेसिडेंट जो बाइडेन के बीच में पिछले साल जब बातचीत हुई थी तब तैयार हुआ था। उसके साथ साथ ये भी पता लगा है कि नासा और इसरो का जो सिंथेटिक अपर्चर के रडार का सैटेलाइट है नीसार, जो कि दुनिया का सबसे महंगा अर्थ इमेजिंग सैटेलाइट है, करीबन 1.2-1.5 बिलियन डॉलर्स की उसकी कीमत बताई जाती है, उसके ऊपर भी चर्चा हुई। और उम्मीद है कि वो इस साल में किसी टाइम पे भारत के रॉकेट से अंतरिक्ष में छोड़ा जाएगा। इसके साथ साथ भी भारत ने पहली बारी अमेरिका की यूएस स्पेस फोर्स के साथ काम शुरू किया है और उसको देखना शुरू किया है। भारत भी अपनी तरफ से अपना एक स्पेस फोर्स तैयार कर रहा है, स्पेस कमांड तैयार कर रहा है, जिसको कि इंडियन एयरफोर्स लीड कर रहा है। तो नासा का जो और इस यूएसए का जो स्पेस फोर्स है, उसके संग साझा रूप से इन्होंने तैयारी करी है। उसी के साथ साथ लूनार गेटवे, जो नासा का एक बड़ा प्रोग्राम है, मून और बियॉन्ड माने चांद और मंगल ग्रह की ओर रुख करने का और किस तरह से इसको एक कमर्शियल यूटिलाइजेशन की तरफ ले जाने का, और मनुष्य को चांद और मंगल ग्रह पे वापस ले जाने की तैयारी का लूनर गेटवे का जो प्रोग्राम है, उस पर भी चर्चा हुई। और इसरो उसमें किस तरह से भागीदारी कर सकता है, उसकी भी चर्चा हुई नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर जेक सलिवन और अजीत डोवाल, भारत के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर के बीच में। उसके मद्देनजर एडवांस्ड जेट इंजन पे, जो जनरल इलेक्ट्रिक के जेट इंजन हैं, जिसको कि भारत में निर्माण करने की बात चल रही है, उस पर भी आगे बात बढ़ी है। और कहीं ना कहीं थोड़े दिन में वो जनरल इलेक्ट्रिक के हाई परफॉर्मेंस जेट इंजन अब हो सकता है जल्दी ही भारत में बन पाए, भारत के अपने लड़ाकू विमानों में लग पाए और तीसरे देशों को भी एक्सपोर्ट कर सके। ये एक बड़ा कदम है भारत और अमेरिका के बीच दोस्ती का, क्योंकि इस तरह के जेट इंजन अमेरिका और किसी को निर्यात करने में बहुत सोच समझ के कदम लेता है। इसी के साथ साथ सेमीकंडक्टर्स पे भी, जो भारत का एक बड़ा इंडियन सेमीकंडक्टर मिशन है, जिसमें इंडिया चाहता है कि अमेरिका की भागीदारी हो, खासकर अमेरिका के कंपनीज की, उस पर भी चर्चा हुई। तो भारत के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोवाल साहब और जेक सलिवान साहब, जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हैं अमेरिका के, उनके बीच जो हाई लेवल वार्तालाप हुई, उसमें कई चीजें निकल के आई, खासकर हाई टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में, सेमीकंडक्टर्स में, स्पेस के क्षेत्र में, डिफेंस टेक्नोलॉजीज में, क्रिटिकल टेक्नोलॉजीज में और ग्रीन एनर्जी के क्षेत्र में। तो ये दर्शाता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो तीसरा काल है, जो तीसरा चरण है, उसमें भारत और अमेरिका की दोस्ती आगे बढ़ती रहेगी और टेक्नोलॉजी उसमें एक बड़ा अहम हिस्सा है। भारत की मंशा है कि 2047 तक जब भारत एक विकसित देश बन सके, उसमें साइंस और टेक्नोलॉजी की भागीदारी बहुत हो। तो ये जो हाई लेवल मीटिंग थी भारत और अमेरिका की, ये उसी विकसित भारत को बनाने की ओर
प्रोग्राम कैसे बने और अमेरिका जो दुनिया की सबसे पुरानी डेमोक्रेसी है और भारत जो दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है, वो किस तरह से इसमें साझा रूप में काम कर सकते हैं, उस पर बड़ी गहन चर्चा हुई। नई दिल्ली से पल्लव बागला, एनडीटीवी इंडिया के लिए। बिहार के अररिया में उद्घाटन के से पहले एक पुल फिर से गिर गया। 12 करोड़ की लागत से ये पुल तैयार हुआ था। बिहार से इस तरह की खबरें कई सारी आती रहती हैं, तो ये एक बार फिर से उसी श्रृंखला में आपको दिखाई पड़ रहा है कि उद्घाटन से पहले ही एक 12 करोड़ की लागत से बना पुल कैसे गिर गया। चलिए सीधे तस्वीरें आपको दिखाते हैं वाराणसी से, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जीतने के बाद, तीसरी बार सांसद बनने के बाद और तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बनने के बाद अपने चुनाव क्षेत्र, अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी पहुंचे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये तस्वीरों में इस वक्त आपको दिख रहे हैं। साथ में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी वहां पर हैं। याद दिला दें कि इस बार के चुनाव में उत्तर प्रदेश में बीजेपी को भारी नुकसान हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जीत का मार्जिन भी घटकर 1.5 लाख के आसपास रह गया, लेकिन उसके बाद भी प्रधानमंत्री तीसरी बार सांसद चुने गए हैं। और प्रधानमंत्री बनने के बाद देश में जब उनका पहला दौरा हुआ है दिल्ली के बाहर, तो वो सीधे अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी का।